हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के एक महान दार्शनिक यानी एक फिलोसफर के बारे में। इसके अलावा एक पोइट यानी एक प्रसिद्ध कवि के बारे में, जिनके द्वारा एक प्रसिद्ध काव्य की रचना की गई और जिसका नाम है आपका सावित्री, जो कि केवल एक काव्य नहीं, केवल एक पोयम नहीं, बल्कि एक महाकाव्य यानी एपिक के तौर पे भी उसको जाना जाता है, जो कि आपका मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया एक विशाल ग्रंथ भी उसको कहा गया है, जिसमें लगभग आपकी 24,000 से भी ज्यादा लाइनें हैं, 24,000 के अराउंड उसमें पंक्तियां हैं। और ये आपका किससे प्रेरित है? महाभारत की जो कथा है सावित्री और सत्यवान की, उससे प्रेरित है। इस कारण से आध्यात्मिक रूप से एक प्रतीकात्मक महाकाव्य की भी सावित्री को संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा एक रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के तौर पे भी उनको जाना जाता था, जिनका भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्रिटेन से भारत को आजादी दिलवाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा एक योगी, जिनके द्वारा मानव का जिस जीवन है उसको आपके योग की नजर से देखा गया, ह्यूमन की जो लाइफ है उसको योग की नजर से देखा गया और बोला कि संपूर्ण जीवन ही योग है। योग जो है जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि जो जीवन है आपका वो योग का पार्ट है। इसके अलावा आध्यात्मिक गुरु, जिनके द्वारा मानव को उनकी शक्तियों से उनका इस धरती पे क्या अस्तित्व है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है, उससे परिचित कराने का प्रयास किया गया। उसके परिचित कराने का बोध करने का भी प्रयास उन्होंने किया और उनका नाम है श्री औरोबिंदो। तो जानेंगे कि श्री औरोबिंदो के बारे में, इनके महत्वपूर्ण आइडियाज के बारे में, श्री औरोबिंदो की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। तो सबसे पहले हमने जाना कि श्री औरोबिंदो क्या थे। एक दार्शनिक थे, एक पोइट थे, जिनके द्वारा प्रसिद्ध जो सावित्री जैसे महाकाव्य की रचना की गई। इसके अलावा रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी कहा जाता है। इसके अलावा योगी, आध्यात्मिक गुरु के तौर पे उनको जाना जाता है। तो श्री औरोबिंदो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को, ये भारत की आजादी की डेट भी आपकी कब है? 15 अगस्त। तो 1872 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम कृष्ण धन घोष और माता का नाम क्या था? स्वर्णलता देवी। तो इनके पिता जो थे वो आपका ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर ही आपके काम करते थे, वहीं पे अपनी सेवाएं देते थे और उनके जो कल्चर था, उनका जो संस्कृति था, उनसे बहुत प्रभावित थे, बहुत इन्फ्लुएंस थे श्री औरोबिंदो के पापा। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे पे जो भारत का जो कल्चर है, भारत का जो समाज है, भारत के जो लोग हैं, भारत का जो धर्म है, उसका कोई भी प्रभाव उनके पुत्र पे आपका पड़े। इस कारण से उन्होंने अपने घर का जो माहौल है वहां पे भी क्या किया, पूरी तरह से इंग्लिश कल्चर को फॉलो करना शुरू किया, इंग्लिश भाषा में बात करना शुरू किया। जब भी इधर उधर किसी से भी आपस में भी बात करते थे तो पूरी इंग्लिश में बात करते थे। अपने जितने भी सर्वेंट हैं उनसे भी बोला कि आप इंग्लिश में ही बात कीजिए। तो इस कारण उन्होंने श्री औरोबिंदो को भारतीय संस्कृति से दूर रखने का प्रयास किया। इसके अलावा जैसे श्री औरोबिंदो बड़े हुए तो उनको कलकत्ता के बंगाल के एक कॉन्वेंट स्कूल में उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वहां पे होती है। उसके बाद जैसे ही थोड़े बड़े और होते हैं 7 साल के अराउंड, तो श्री औरोबिंदो को उनके 2 भाइयों के साथ उनके पापा कहाँ भेज देते हैं? आपका लंदन भेज देते हैं या ब्रिटेन भेज देते हैं। तो वहां पे श्री औरोबिंदो की जो शिक्षा है 3 स्कूल से आपकी कंप्लीट होती है। पहले तो प्रारंभ में सेंट पॉल स्कूल, उसके बाद लंदन स्कूल, उसके बाद आपका किंग्स और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविख्यात जो यूनिवर्सिटी है वहां से श्री औरोबिंदो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा जब श्री औरोबिंदो आपसे पश्चिम में यानी इंग्लैंड में रहते हैं तो वहां पे बहुत सारी भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया, जैसे कि जर्मन भाषा हो गई, आपकी ग्रीक भाषा हो गई, इसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, इसके अलावा आपकी लैटिन भाषा हो गई। इसके अलावा बहुत सारी भाषाओं का श्री औरोबिंदो ने अध्ययन किया। बहुत सारे जो साहित्य है, बहुत सारी जो कविता है, उनका भी इनके द्वारा अध्ययन किया गया। ब्रिटिश कल्चर को समझने का उनको काफी मौका मिला। उसके बाद क्या होता है 1890 में, जिसको आप वर्तमान समय में आईएएस की परीक्षा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तौर पे जाना जाता था। उस समय उसको किस नाम से जाना जाता था? इंडियन सिविल सर्विस। तो श्री औरोबिंदो इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा थी उसके 1-2 अटेम्प्ट में मतलब
दो अटेम्प्ट को पूरा कर लेते हैं, 2 अटेम्प्ट में आपके पास हो जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट में जिसको आज इंटरव्यू कहते हैं, वहाँ पे घुड़सवारी की परीक्षा आपकी आयोजित की जाती थी लास्ट में। तो श्री अरबिंदो वहाँ पे जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था, उसको कहा जाता है आपका घुड़सवारी की परीक्षा। तो ये घुड़सवारी की जो परीक्षा थी, वहाँ पे जानबूझ के आपके अब्सेंट हो जाते, अनुपस्थित हो जाते। इनका कहना था कि जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिस ब्रिटिश सरकार ने उनके देशवासियों को गुलाम बनाया है, उन पे बहुत सारे आपके अत्याचार किए हैं, उनके किसानों को लूटा है, उनके देश को लूटा है, तो वो ऐसी सरकार के अंदर आपके काम कैसे कर सकते हैं, ऐसी सरकार के अंदर कार्य कैसे करते। तो इस कारण से श्री अरबिंदो ने घुड़सवारी की परीक्षा में अनुपस्थित होकर अपने आप को आईसीएस से आपका अलग कर दिया। उनका मानना था कि उन्हें तो अपने देश को आजाद कराना है, अपनी भारत माँ को आपका आजाद करवाना है। तो इनका मूल उद्देश्य यही था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति। इसके बाद क्या होता है, 1893 में, ये वही वर्ष है जब कौन, स्वामी विवेकानंद कहा जाते हैं, शिकागो जाते हैं। वहाँ पे धर्म संसद का जो आयोजन होता है, तो वहाँ पे भारत का जो सनातन धर्म था, उससे पश्चिम को परिचित करवाते हैं कि भारत का असल में सनातन धर्म क्या है। तो ये वही वर्ष है, श्री अरबिंदो इसी साल आपका कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। लगभग आपके 14 वर्षों के बाद, 14 वर्ष वो कहाँ पे रहे, आपके इंग्लैंड में रहे। 14 वर्षों की शिक्षा प्राप्त करके वो भारत लौटते हैं, और भारत लौटते हैं तब उन्होंने सर्वप्रथम बड़ौदा राज्य की सेवा की। बड़ौदा के जो महाराज थे, उनके द्वारा उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप यहाँ पे अपनी सेवाएं दीजिए। तो बड़ौदा राज्य की सेवा में उन्होंने बहुत समय बिताया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्रोफेसर की, अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर के तौर पे उनको नियुक्त किया गया वहाँ पे। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल के तौर पे उनको नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा जब ये भारत में रहे, कब से, 1893 के से आपका 1906 तक। तो इन्होंने भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो भाषाएं हैं, जो हमारी वेदों की भाषा, संस्कृत भाषा हो गई, हमारे जो महाकाव्य है, हमारे जो उपनिषद है, इसके अलावा जो रामायण, महाभारत, गीता, इन सभी का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, और बहुत सारे साहित्य को पढ़ा। भारत का जो भी संस्कृति है उसका अध्ययन करने का मौका मिला। बहुत सारी भाषाओं को जाना। बंगाली भाषा जो कि उनकी मातृभाषा थी, इनको केवल जाना ही नहीं, बल्कि इसमें अनेक रचनाएं भी की, अनेक कविताएं भी लिखी, और इन भाषाओं, बहुत सारे आपकी भाषा सीखने में यहाँ पे श्री अरबिंदो ने अपने जीवन में बहुत सारी भाषाएं सीखी। इसके अलावा श्री अरबिंदो को लगभग आपकी 12 के राउंड उनको भाषाएं आती थी। इसके अलावा उन्होंने अपना 1893 से 1906 तक कहाँ पे बिताया, आपका बड़ौदा कॉलेज में। बड़ौदा मतलब पहले तो राजस्व विभाग में सेवा दी, उसके बाद बड़ौदा कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के तौर पे, उसके बाद उप प्रिंसिपल यानी वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे लेख लिखे जो कि आपके मतलब गुप्त रूप से श्री अरबिंदो अपने लेख लिखते थे। जैसे इंदु प्रकाश से आपने सुना होगा, न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड, जहाँ पे वो कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो नीतियां अपनाई जा रही थी, उदारवादियों की जो नीतियां थी कि हमें आजादी चाहिए, हमें रिक्वेस्ट करके आजादी चाहिए, उनकी काफी आलोचना करते हैं। ब्रिटिश सरकार की भी इन्होंने काफी आलोचना की। तो श्री अरबिंदो के जो लेख थे वो ऐसे हुआ करते थे कि ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाने का तक प्रयास करते थे। मतलब ब्रिटिश शासन का जो भारत में उनकी जो नींव थी, उनको काफी ढीला करने का प्रयास श्री अरबिंदो ने किया। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने उनको कई बार उनपे जासूसी, राष्ट्रद्रोह का मामला दायर किया, लेकिन वो कभी साबित नहीं कर पाए। इसके अलावा 1906 में हम सभी जानते हैं, 1905 में कलकत्ता मतलब बंगाल का विभाजन होता है। वहां पे ब्रिटिशों का मानना था कि पूरे राष्ट्रवाद का जो गढ़ था वो कौन था, बंगाल था, और बंगाल से ही सारी चीजें, सारे राष्ट्रवाद आपने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल से ही राजा राम मोहन राय हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इसके अलावा खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ल चाकी हो गए। बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो फ्रीडम फाइटर है वहीं से निकलते थे। कहाँ से, कोलकाता से, बंगाल, क्योंकि बंगाल का सबसे ज्यादा शोषण किया, वहीं से बहुत सारी राष्ट्रीय चेतना का जो विकास हुआ मेनली कहाँ से हुआ, बंगाल से। तो बंगाल को ब्रिटिशों ने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करने का प्रयास किया। तो बहुत सारे लोगों ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। लॉर्ड कर्जन के, जहाँ पे वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो उसके बाद 1907 में आपका कांग्रेस का विभाजन होता है। तो कांग्रेस आपके दो दल में डिवाइड हो जाती है। एक तो था कौन,
जहाँ पे कुछ विवाद के कारण, जिसको सूरत विभाजन भी कहा जाता है। उदारवादी, जिसमें आपके फिरोज शाह मेहता हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, बहुत सारे लोग थे। और जो उग्रवादी जो दल था दूसरा, गर्मपंथी भी इसको कहा जाता है। एस्टिमिस्ट एक था मॉडरेट। तो एस्टिमिस्ट उग्रवादी दल जो था, जिसमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पॉल हो गए और श्री अरबिंदो, जो किसमें थे, आपके जो गर्मपंथी था उस विचारधारा से बिलोंग करते थे। इसके अलावा उदारवादी, जिसमें जिनकी मांगे हुआ करती थी कि हमें रिक्वेस्ट पाके अपनी आजादी प्राप्त करनी है, हमें निवेदन करके प्रार्थना पत्र देके हमें अपने देश को स्वतंत्र करना है। लेकिन इन्होंने बोला कि आजादी आपका हक है। अगर आपका हक आपको प्यार से नहीं मिलता है, अगर आपका हक आपको मांगने से नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। तो ये उदारवादियों की काफी आलोचना करते थे, जिसमें श्री अरबिंदो भी थे। इसके अलावा उनकी जो आप देख लेते हैं, ये तो एस्टिमिस्ट लीडर थे। वंदे मातरम भी इनके द्वारा लिखा गया बंगाल विभाजन के बाद 1905-6 के अराउंड। उसके बाद श्री अरबिंदो 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। उसके बाद श्री अरबिंदो को 1908 में आपका गिरफ्तार किया जाता है। क्यों? अलीपुर बम केस के मामले में, जहाँ पे कुछ लोग बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको एक काल कोठरी में, एक जेल में डाला जाता है। वहां पे श्री अरबिंदो कहते हैं कि उन्हें मतलब ये महसूस हुआ, उन्हें वहां पे इस बात की अनुभूति हुई कि भारत को आज न आज, कल न कल, कभी न कभी उसको स्वतंत्र होना ही है। लेकिन आने वाले समय में मानव जाति को कौन राह दिखाएगा। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, जब जेल से बाहर आते हैं तो वहां पे जो भी अनुभूतियां, जो भी अनुभव उन्हें उस जेल में हुए, उसके बारे में उत्तरपाड़ा भाषण में उन्होंने 1909 में बताया। तो उसके बाद श्री अरबिंदो राजनीति को छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, पांडिचेरी आपका चले जाते हैं। और वहां पे आध्यात्मिक, योग, ये सब आध्यात्मिकता में अपना पूरा जीवन, बहुत सारे लेख लिखने में, जैसे कि सावित्री जैसे महाकाव्य की रचना करने में, आर्य पत्रिका, बहुत सारी किताबें लिखने में, बहुत सारी चीजें पढ़ने में वहां पे जाते हैं। मानव मुक्ति के लिए आपका कार्य करते हैं। तो इसके अलावा श्री अरबिंदो का जो केस था, किसने लड़ा, तो वो लड़ा था किसने, जो प्रसिद्ध वकील हुए थे, उनका नाम था चित्तरंजन दास। ओके, फिर अब बात करते हैं इनके मुख्य जैसे आइडिया के बारे में। जैसे कि श्री अरबिंदो की कुछ मुख्य रचनाएं, जिसमें आती है द लाइफ डिवाइन, इसके अलावा सावित्री जो उनकी एपिक पोएम है, इसके अलावा ऐसे ऑन गीता, इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ योगा। इसके अलावा 1914 में उन्होंने एक मैगजीन निकाली जिसका नाम था क्या, आर्य। ये श्री माँ और श्री अरबिंदो ने मतलब साथ में निकाली थी। उसके अलावा वंदे मातरम 1905-6 में। इसके अलावा कर्म योगी धर्म हो गया। तो इनके मुख्य आइडिया, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रल योगा, सुपर माइंड, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियस, सत्य चित आनंद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आइडिया है श्री अरबिंदो का। इसके अलावा सावित्री में कितनी लाइन है आपकी, 24,000 के अराउंड, जो कि एक एपिक पोएम है। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देख लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है श्री अरबिंदो की। तो ये श्री अरबिंदो की आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें आता है द लाइफ डिवाइन 1914 से 1919 में उन्होंने लिखी, जहाँ पे ये किसके बारे में बातें करते हैं, इंटीग्रल योगा का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। इसके अलावा सावित्री, जो कि 24,000 के अराउंड कुछ पोएम है, कुछ लाइन्स है इसमें, और ये काफी एक महाकाव्य के तौर पे इसको जाना जाता है। कभी कभी अंग्रेजी में लिखा गया एकमात्र महाकाव्य के तौर पे भी इसको जानते हैं। इसके अलावा ऐसे ऑन द गीता, जहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवत गीता, यानी भगवत गीता की व्याख्या करते हैं, किसमें, ऐसे ऑन द गीता में। सिंथेसिस ऑफ योगा, जहाँ पे योगा के बारे में, इंटीग्रल योगा के बारे में श्री अरबिंदो बात करते हैं। इसके अलावा द ह्यूमन साइकिल, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट, कल्चर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा द आइडल ऑफ ह्यूमैनिटी, जहाँ पे मानव जो ह्यूमन यूनिटी की बात करते हैं। और इसी पे इसके अलावा आपका ऑन द वेदास, आर्या 1914 में, 1906 में वंदे मातरम एंड कर्मयोगी 1909 के अराउंड। तो ये श्री अरबिंदो की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। इसके अलावा उनके कुछ आइडिया और देख लेते हैं। और श्री अरबिंदो का प्रसिद्ध कथन है आपका, ऑल लाइफ इज योगा, यानी जो जीवन है वो आपका योग का, मतलब जो योग है जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन जो है योग का एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा आपने एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा होगा कि पहले धरती पे मैटर आता है, उसके बाद कैसे लाइफ, उसके बाद माइंड, उसके बाद सुपर माइंड तक की बात करते हैं। इसके अलावा
साइक्लिक बीइंग की बात करते हैं, इनर सोल, गाइड ऑफ एवोल्यूशन एंड मैन, सुपरमैन की बात की है। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध पोइट्री कौन सी है? सावित्री। इसके अलावा इंटीग्रल योगा, सुपर माइंड का श्री अरविंदो का आइडिया है एंड एजुकेशनल आइडियाज, माइंड बॉडी सोल ग्रोथ। इन्होंने बोला कि कुछ भी आप बाहर से सिखा नहीं सकते, सब कुछ हमारे अंदर होता है। एक गुरु का कार्य होता है कि आपके अंदर के विचार को आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं, उनको बाहर निकालना, यानी आप में जो पहले से ही विद्यमान है उनको अभिव्यक्त करना, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा आपका। तो स्वामी विवेकानंद से भी श्री अरविंदो काफी प्रभावित थे। तो इसके अलावा उनके कुछ आइडिया और जान लेते हैं। तो कभी हम उनके राष्ट्रवाद के आइडियाज पे बात करेंगे। जो इसके अलावा श्री और फिलॉसफी इंटीग्रल योगा की बात करते हैं एंड ये श्री बात जो कि श्री अरविंदो के काम में इन्होंने काफी मतलब वो किया था, मतलब साथ दिया था। इसके अलावा जो श्री माँ का एक आइडिया है आपका ऑरोविल का, जो कि ह्यूमन यूनिटी की बात करता है, जहाँ पे पूरी दुनिया के जो लोग हैं एक परिवार की तरह रहते हैं, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है ऑरोविल, काफी इम्पोर्टेंट आपका है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सावित्री हो गई, आर्या हो गया आपका, वंदे मातरम हो गया, कर्म योगिन हो गई एंड धर्मा हो गई। ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। आप देख लेते हैं एक बार इनकी महत्वपूर्ण बुक्स जो कि हम देख चुके हैं। लव एंड डेथ सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, जहाँ पे मानव एकता की बात करते हैं। मानव एकता का जो प्रयोग है कहाँ पे? ऑरोविल में। तो कभी पढ़ेंगे उसके बारे में, जो कि 1968 के अराउंड आपका बना है। श्री अरविंदो आश्रम आपको पता ही होगा कहाँ पे है, पांडिचेरी में है। इसके अलावा द लाइफ डिवाइन, इसके अलावा ऐसे ऑन द गीता, गीता के बारे में इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, काफी इंपॉर्टेंट आपकी काव्य रचना है, जिसको कि केवल एक कविता नहीं बल्कि एक महाकाव्य के तौर पे भी आपका जाना जाता है। इसके अलावा द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में श्री अरविंदो ने लिखा। इसके अलावा द ह्यूमन साइकिल हो गई, सीक्रेट ऑन द वेदा हो गई, हिम्स ऑफ द मिस्टिक फायर हो गई। इसके अलावा द फोर गॉड हो गया, न्यू लैंड फॉर ओल्ड, यानी जहाँ पे श्री अरविंदो किसको क्रिटिसाइज करते हैं? कांग्रेस की जो नीतियां थी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, उदारवादियों की जो नीतियां थी। इसके अलावा कर्म योगिन, जो कि मेनली आपकी किस में थी? इंग्लिश में थी। तो ये श्री अरविंदो की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके अलावा और देख लेते हैं। तो ये हमने देख ली द लव एंड डेथ, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द लाइफ डिवाइन हो गई, ऐसे ऑन द गीता हो गया आपका, अ सावित्री एंड अ सिंबल ऑफ लीजेंड, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। इसके अलावा सीक्रेट ऑफ द वेदा, इसके अलावा हील्स ऑफ द मिस्टिक फायर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और कुछ और ये हम सब कुछ देख चुके हैं। आप कुछ और जानते हैं श्री अरविंदो के बारे में, इनके महत्वपूर्ण आइडिया? तो देखते हैं। तो 1905 दिसंबर 1950 को श्री अरविंदो का देहांत होता है। 1872 से 1950 तक श्री अरविंदो का टाइम पीरियड रहा। इसके अलावा ये हम देख चुके हैं यहाँ पे श्री अरविंदो की प्रसिद्ध आइडिया के बारे में। इसके अलावा इनके जो महत्वपूर्ण आइडिया है, जैसे कि राष्ट्रवाद का, इंटीग्रल योगा का, एवोल्यूशन का, इनको हम कभी और जानेंगे। एजुकेशन का। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो श्री अरविंदो 20वीं सदी के बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतीय राष्ट्रवादी के तौर पे भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा एक महान कवि, एक महान आपका मेटाफिजिशियन यानी तत्वज्ञानी एंड देशभक्त के तौर पे भी इनको जाना जाता है। रहस्यवादी, एक व्यवस्थित विचारक के रूप में हम श्री अरविंदो को जानते हैं। इसके अलावा प्रॉफेट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद के पैगंबर के तौर पे भी श्री अरविंदो को जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें महान संश्लेषक के तौर पे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पश्चिम और पूर्व और जो पश्चिम दोनों जो प्रणाली है उनका संश्लेषण किया। उन्होंने पश्चिम का जो साहित्य है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे जो कुछ भी है उनको भी सीखा, और भारत में भी हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब का अध्ययन किया और इन सबको क्या किया? मतलब इकट्ठा करने का प्रयास किया, सिंथेसाइज करने का प्रयास किया। तो इस कारण से श्री अरविंदो को एक महान संश्लेषणकर्ता के रूप में भी, ग्रेट सिंथेसाइजर के नाम से भी आपका जाना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं
इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि 1904-5 में उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों में भाग लिया। श्री अरबिंदो ने कभी कांग्रेस को आपका ज्वाइन नहीं किया था, मतलब एज अ मेंबर के रूप में, लेकिन उसके कामकाज के जो तरीके थे कांग्रेस का, उनका काफी क्रिटिसाइज करते थे, मेनली जो उदारवादी थे। इसके अलावा अनुशीलन जो समिति थी उससे भी जुड़े थे। बंगाल विभाजन के दौरान 1906 में आपका बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद कलकत्ता के राष्ट्रीय महाविद्यालय, जिसको उस समय क्या कहा जाता था, जो नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता, जिसको जादवपुर यूनिवर्सिटी वर्तमान समय में जाना जाता है, वहाँ के मतलब वाइस प्रिंसिपल के तौर पे भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा इनके महत्वपूर्ण, जैसे कि 1906-7 में इन्होंने वंदे मातरम के संपादक के तौर पे कार्य किया, और राजद्रोह के आरोप में इनको कब गिरफ्तार किया गया था, राजद्रोह के मामले में नहीं, इसमें उनमें बहुत बार मुकदमा चलाने की कोशिश की गई थी ब्रिटिशों के द्वारा 124 जो आईपीसी की जो धारा होती है उसके तहत, लेकिन बाद में मतलब वो कभी साबित नहीं कर पाए। इसलिए अलावा अलीपुर षड्यंत्र के मामले में उनपे राजद्रोह का वो लगता है, मतलब केस लगाया जाता है ब्रिटिशों की तरफ से। कुछ लोग बम बनाने के प्रयास करे, जहाँ पे श्री अरबिंदो के भाई भी थे। इसके अलावा श्री अरबिंदो भारतीय मजलिस के सदस्य और सचिव भी थे। एंड ब्रिटेन में जब ये थे तो उन्होंने लोटस एंड ड्रैगन नाम से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन में भी वो शामिल हुए थे। इसके अलावा बाद में जब श्री महाभारत आती है कब, 1914-15 में, तो श्री माँ और श्री अरबिंदो दोनों मिलके बहुत सारे आपके जो ग्रंथ हैं उनकी रचना करते हैं, जैसे कि आर्य जैसी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, श्री माँ भी कहाँ चली जाती है आपकी, पेरिस फ्रांस चली जाती है। उसके बाद श्री माँ बहुत सारे देशों की यात्रा करके फिर भारत आती है, और तब आपका श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की जाती है। और तो ये काफी आपका इम्पोर्टेंट है। कुछ अन्य चीजें देख लेते हैं। तो श्री अरबिंदो को 1943 में आपका साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, और फिर 1950 में भी उनको साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन नोबेल पुरस्कार आपका मिला नहीं। ओके, इसके अलावा कुछ अन्य चीजें ये हमने देख लिया। श्री अरबिंदो की जो मतलब पुस्तकें हैं इनके बारे में ये सब हम देख चुके हैं। ये सब ऐसे ऑन द गीता सावित्री एंड ये सब हमने देख लिया है। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। ये प्लीज, जैसे धर्म योगी, कर्म योगी, धर्म हो गया, नॉट धर्म योगी, फिर कर्म योगी, वंदे मातरम। इसके अलावा श्री अरबिंदो का जो राष्ट्रवाद का आइडिया है, वो जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है, जो बात करता है कि हमें किसी भूमि के टुकड़े पे आपका शासन करना है, उसका काफी विरोध करते हैं श्री अरबिंदो। और कांग्रेस का जो विजन था कि भूमि के टुकड़े को लगभग ये बोलते थे कि ट्रांसफर करना, ब्रिटिशों से भारतीयों के पास आना और उस पर रूल करना, क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? तो श्री अरबिंदो ने ब्रिटिश का जो पश्चिम का राष्ट्रवाद था उसका बहुत क्रिटिसाइज किया। और उनका राष्ट्रवाद कैसे था कि वो राष्ट्र को माँ मानते थे, भारत को एक जीती जागती मतलब एक जीती जागती एंटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करते थे। एक मतलब उनकी जो राष्ट्रवाद था कोई ज्योग्राफिकल मतलब उसका कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, इस तरह से वो नहीं देखते थे कि भारत में बहुत सारे पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, ऐसे है वैसे है। तो इन्होंने कहा कि मैं भारत को अपनी माँ की तरह देखता हूँ, जैसे कि कोई पुत्र अपनी माँ की ओर देखता है, वैसे ही भारत माँ है और माँ पे कोई रूल नहीं कर सकते, माँ को कोई मतलब किसी को दे ही नहीं सकते। इसलिए भारत माँ को ब्रिटिशों से हमें वापस लेना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और माँ जो है हमें मतलब आशीर्वाद देती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वैसे ही भारत माँ मेरे लिए। तो राष्ट्रवाद का श्री अरबिंदो का जो आइडिया है काफी इम्पोर्टेंट है, बार बार इससे पूछा जाता है। तो ये इसके भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्रवाद को नहीं देखते थे, तो इसमें ABC आपका सही है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पश्चिमी राष्ट्रवाद की अवधारणा से क्या था आपका भिन्न था, एक राष्ट्र एक अंग है, ऑर्गन के तौर पे उसको एक जीती जागती एंटिटी मानते थे। राष्ट्रवाद एक धार्मिक आकांक्षा और नैतिक गुण के रूप में, नैतिक दृष्टिकोण के रूप में उसको जानते थे। तो दूसरे वीडियो में हम श्री अरबिंदो का जो नेशनलिज्म का आइडिया है, राष्ट्रवाद का जो आइडिया है, उसके बारे में जानेंगे। ये केवल एक बेसिक वीडियो थी जहाँ पे हमने श्री अरबिंदो के बारे में जाना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।